गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशरा क्लासेस। मैं प्रियंका आज इशरा क्लासेस में डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ डाटा हैंडलिंग विच इज़ ऑफ क्लास 7th एंड दिस इज़ अवर सेकेंड पार्ट। ओके, कल हमने बेसिकली पढ़ा था व्हाट इज़ अबाउट मीन, मीडियन एंड मॉड। ओके, ये तीन बेसिक टर्म्स थी, पैरामीटर्स जिनको हमने रीड किया था। एंड व्हाट इज़ रेंज, व्हाट डज रेंज मीन्स, रेंज क्या है। जो बच्चा इस चैनल पे नया है प्लीज़ जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख ले, सो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि इन चार पैरामीटर्स का मतलब क्या है। दिस इज अवर सेकेंड क्लास ऑफ डाटा हैंडलिंग। टुडे आई विल टेल यू अबाउट बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बेसिकली बार ग्राफ होता है जब आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को, सपोज दिस इज sales in figures, okay, and this is our years, कि मैं कह रही हूँ 1990 में कितनी सेल हुई, 2000 में कितनी सेल हुई, देन 2010 में कितनी सेल हुई, देन 2020 में कितनी हुई। जब मुझे कभी किसी भी डाटा को रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, लाइक दिस, सपोज करो यहाँ पे 100 थी, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी बाद में। 50, सपोज इन 2000 इट इज़ 50, सपोज इन 2010 इट इज़ 150। ठीक है, ये बार होते हैं जिनको हम रेक्टेंगुलर बार बोलते हैं, और इनकी विड्थ जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मीन्स जितनी विड्थ यहाँ पे होती है, जितनी विड्थ यहाँ पे होती है, उतनी ही विड्थ यहाँ पे होती है। इस तरह के डाटा रिप्रेजेंटेशन को जो है हम बार ग्राफ बोलते हैं। जब हमें किसी भी डाटा को विच इज़ इन अवर फिगर्स, उसको रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज कॉल्ड योर बार ग्राफ। उसी को हम बार ग्राफ बोलते हैं। अवर नेक्स्ट टर्म इज अबाउट डबल बार ग्राफ। जैसे बार ग्राफ होता है ऐसे ही एक नई टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड अवर डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ, ये ग्राफ बार ग्राफ की ही तरह होती है। द बेसिक डिफरेंस इज कि डबल बार ग्राफ में मुझे किसी भी दो इंफॉर्मेशन को, किसी भी दो डाटा को, दो डाटा होते हैं, टू डाटाज वर गिवन टू यू एंड यू हैव टू कंपेयर देम। ओके, आप उन दोनों डाटाज का जब कंपैरिजन करते हो तो आप डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हो। जब आप एक सिंगल डाटा को रिप्रेजेंट करते हो देन उस केस में आप बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब दो डाटा का कंपैरिजन करके दिखाते हो देन इन दैट केस यू विल यूज डबल बार ग्राफ। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ एंड व्हाट डज इट मीन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट our next term is what does mean probability। probability के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं हैं इतने, बट मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। what does it mean, कि probability को बोला क्या जाता है, होता क्या है इसका मीनिंग। देखो, आप जैसे कई बार कहते हो इट मे रेन और मे नॉट रेन टुडे, कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मान लिया मैंने एक कॉइन है, ठीक है, एक 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो हेड और टेल होता है इसके दोनों तरफ, तो मैंने उसको टॉस किया। ओके, तो टॉस करने के बाद आप देखोगे कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% होती है। इधर इट मे कम्स हेड और इट मे कम्स टेल, अगर फेयर है तो टॉस। ठीक है, तो आपने इस कॉइन को टॉस किया विच इज़ ऑफ 1 रुपीज़। जब आप इसको टॉस करते हो तो उसके बाद आप देखते हो कि वो जब वो नीचे आएगा वहां तक आने की प्रोबेबिलिटी हेड की भी और टेल की भी, दोनों की 50-50% होती है। दैट इज कॉल्ड योर प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम की होने की संभावनाएं। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली संभावनाएं, संभावनाएं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी काम के होने की संभावनाएं होती है। कोई काम ऐसा होता है, अब मैं बोलूं कि हेड, तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस और जो आया है, यानी कि अगर हेड का मैं पूछूं कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, कितने में से, 2 में से, यानी कि आउट ऑफ 2 टोटल नंबर ऑफ केसेस आर योर 2 एंड 1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और इधर टेल। किसी भी काम के होने की संभावना हमेशा 1 होती है, और किसी भी काम, जो काम इम्पॉसिबल है,
जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो मैं कहूँगी ना तो हेड आएगा ना टेल आएगा, वो ऐसे सिक्का खड़ा रह जाता है। चलो उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी हम मान के चलते हैं, बट वो इसमें मैथ्स में उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो निदर हैड, अगर मैं बोलूँ इफ़ आई विल से कि निदर हैड नॉर टेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 प्रोबेबिलिटी है। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0, है ना, क्योंकि या तो हेड आएगा, जब कॉइन टॉस हुआ है तो या तो इधर हेड आएगा या टेल आएगा, बट कुछ तो आएगा ना। तो उस केस में किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, देन इन दैट केस प्रोबेबिलिटी वुड बी 0। अगर मैं किसी नॉर्मल के लिए बात करूं कि अगर एक सर्टेन चीज़ है जो होगी ही होगी, जिसका मुझे पता है कि उतना वैल्यू हो, कि वो चीज़ होगी ही होगी, कोई काम बिल्कुल सर्टेन है, सर्टेन केसेस के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट वुड ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी काम में, कोई भी आपने एक काम है, वो काम किया है, सपोज करो इस वाले पार्ट की 1/2, मैं आपको ये वैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1/2, तो हमेशा सम जो है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। जितने भी केसेस होंगे प्रोबेबिलिटी के, आपने 2 कॉइन है, उन दोनों को टॉस किया तो दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, बट आप जितने भी केसेस लोगे उन केसेस को लास्ट में जब आप सम करोगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। दैट वुड ऑलवेज इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के बराबर होगी। दैट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आप इतना ही समझ लीजिए कि किसी भी कार्य के होने की संभावनाएं जो है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि हाउ टू डू क्वेश्चंस। सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दे दिया है दैट मीडियन ऑफ द डाटा of given data that is equal to 4, 5, 9, 2, 6, 8 and 7 is 2। वैसे इसने कहा है इस डाटा के लिए जो मीडियन है वो आपका 2 होगा। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है कि इसका मीडियन कभी भी 2 नहीं हो सकता, बट आप करके देखोगे। सो राइट डाउन इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट टर्म। डी हमारा ए से बड़ा होता है ना, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है। सो इसको ऐसे याद रख लेना, 4 बड़ा है इसलिए इसमें पहले बड़ा लेंगे। सो राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यू विल राइट 8, you will write 8, sorry 9, 8, then 7, then your 5, then your 4, then your 2. Okay, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, one term is left there ना, that is 6। ठीक है, मैंने मीडियन का क्या फॉर्मूला बताया था कि मीडियन में दोनों तरफ से टर्म्स को काटना स्टार्ट कर दो। 9 is cancel out, 8 will cancel out, 7 will cancel out, so median of the given data is 6। so ये कहना कि मीडियन इसका 2 है, that is false, that is our false assumption। इसका मीडियन कितना होगा? 6। 6 is our मीडियन फॉर दिस गिवन डाटा। ओके, सो इस तरह से आपसे मीडियन पूछा भी जा सकता है, एंड मे बी इट विल आस्क यू फाइंड आउट द मीडियन, रेंज, मोड, और यू कैन से मीन फॉर अ गिवन डाटा। सपोज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। रेंज निकालनी है आपको, रेंज फॉर अ गिवन डाटा। ओके, आपको इसमें रेंज निकालनी है। ठीक है, सो द गिवन डाटा इज 14, 6, 12, then your 17, then your 20, then your 10, then 4, then 3। ऑलवेज रिमाइंडेड, रेंज क्या होता है? किसी की मैक्सिमम पहुंच, है ना। रेंज मैंने यहाँ से चलाया और यहाँ तक पहुंच गया, ये एक राइफल है, उसकी रेंज है। तो रेंज इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड योर रेंज। ओके, सो इन दिस यू कैन नॉट, यू हैव नोटिस्ड कि जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 21। 21 इज मैक्सिमम वैल्यू एंड योर मिनिमम वैल्यू इज 3। ओके, मिनिमम वैल्यू इज 3। आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3 है। सो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज आपका क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 21 एंड योर मिनिमम वैल्यू इज 3, दैट इज इक्वल टू 18। सो 18 is the value of range
फॉर दिस गिवन डाटा। 18 जो है इस गिवन डाटा के लिए आपकी रेंज हो गई। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द रेंज फॉर अ गिवन डाटा। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, मैंने रेंज का क्वेश्चन लेकर बता दिया आपको। आज हम सीधा फिगर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो टू कैलकुलेट mod for a given data. Okay, so given values are 23, 26, 29, 22, 23, then 29, then 26, then 29, then 22, then 23 is, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। एक तरह से आपको इसका मोड निकालना है। देखो, क्या 23 रिपीटेड है? यस, 1 2 एंड योर 3। ओके, क्या 22 रिपीटेड है? यस, इट इज 22 हेयर, 22 हेयर। क्या 26 रिपीटेड है? यस, सो 26 हेयर, 26 हेयर। 29 रिपीटेड है? यस, 1 2 एंड 3। 29 भी आपका रिपीटेड है। अब एक चीज देखो, हमें मोड निकालना है। मोड इज बेसिकली व्हाट? मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, है ना, या वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन और यू कैन से डाटा। अब देखो, जो 23 है दैट कम्स 3 टाइम्स। ओके, दैट कम्स 3 टाइम्स। सो 23 जो है आपका वो 3 टाइम्स आया। मैं इसको लिख लेती हूँ। अब 3 टाइम्स से जितना कम होगा उनको हम सबको छोड़ देंगे। 26 जो है वो 2 टाइम्स आया, सो आई विल कैंसिल आउट इट। 29 जो है वो 2 टाइम्स आया, 1 2 3। ओके, 29 जो है वो भी 3 टाइम्स आया। ओके, सो 22 1 2 कैंसिल आउट, 23 2 टाइम्स। सो मोड फॉर द गिवन डाटा इज, सो वैल्यू ऑफ मोड विल बी 23 एंड 29। ठीक है, ये गिवन वैल्यूज जो है, ये गिवन डाटा जो आपका वो मोड की वैल्यू देगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जरूरी नहीं है किसी भी डाटा के लिए कि मोड जो है वो एक ही वैल्यू आएगी। नीदर इट इज मैंडेटरी कि आपका किसी भी गिवन डाटा के लिए मोड होगा ही होगा। कई बार केसेस ऐसे आ जाते हैं कि उसमें मोड की वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा रिपीटेड होता ही नहीं है। सब डाटा इंडिविजुअल होते हैं, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल वैल्यू होती है, कोई भी रिपीटिशन में नहीं आता। सो हम ये कहेंगे उस केस में या तो सब के सब मोड है या फिर कोई मोड नहीं है ना। वैल्यू ऑफ मोड इज 0, कोई भी वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट पॉसिबल हेयर, नॉट 0, वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट पॉसिबल हेयर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने मीन मीडियन मीन रहता है आपका, आई थिंक, तो मीन वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। एक मीन का वैल्यू क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, इफ द मीन ऑफ 26 28 then 25 then x 24 is 27, फाइंड x। ठीक है, आपको x निकालना है। अब इस क्वेश्चन में समझने की बात है कि जो मीन है ना, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations। ओके, इसने कहा ये आपके पास गिवन डाटा है, दैट इज 26 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 24 प्लस x। ठीक है, इसने कहा है इज 27, सो 27 इज मीन। ओके, सो मीन ऑफ द डाटा इज 27। तो इसने कहा है कि ये 27 के इक्वल हो गया, तो मैं इसको लिख देती हूँ 27, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते थे ना, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, मैंने मीन उस तरफ ले लिया बस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। ओके,
सो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, ओके, 50 एंड देन योर 50, 100, 103, ओके, 103 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 27. ओके, नाउ नोट डाउन कि जब एक नम फिगर जो है एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाता है, डिवीजन में होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है. तो ये 5 यहाँ से उठ के 103 प्लस एक्स इक्वल टू 27 क्रॉस एक्स विच इज इक्वल टू 135, which is equal to 135. ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको. नाउ 103 प्लस एक्स इक्वल टू 135. ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस में है इक्वेलिटी के निशान के इधर, उधर जाकर वो माइनस में हो जाएगा. यहाँ पे जो माइनस में होता है वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा. मैं आपको एक चीज़, ये चीज़ आराम से तसल्ली से समझा देती हूँ. देखो, x बराबर हो जाएगा 135 माइनस 103 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 32. ओके, सो वैल्यू ऑफ x इज 32. यानी कि जो गिवन ऑब्जर्वेशन थी इसमें x का मान जो है वो 32 था. जब 32 आप ये रखोगे यहाँ पे तो आपका जो मीन है वो 27 आएगा. दैट इज द केस. अब एक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है. जब हम इक्वेलिटी के निशान के बारे में बात करते हैं, इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इक्वेलिटी मीन्स जहाँ ये डाटा जो यहाँ पे है और ये डाटा जो यहाँ पे, ये दोनों के दोनों इक्वल है. सपोज हम राइटिंग 4 इक्वल टू 4. ओके, मैंने 4 इक्वल टू 4 कर दिया. अब मान लो मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है. मैं यहाँ पे 2 प्लस कर देती हूँ और यहाँ पे भी 2 प्लस कर देती हूँ. दैट बिकम्स 6 इक्वल टू 6. ऐसा ही हो जाएगा ना. ठीक है, मान लिया मैंने इस 6 को लिख दिया x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6. x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6. अब ये प्लस 3 इधर प्लस का है तो उधर जाकर ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3. तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3. ये x का वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो क्या वो 6 नहीं देगा आपको? सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को? यही तरीका होता है जब आपको इक्वेलिटी के निशान की इक्वेलिटी का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करना होता है किसी भी फिगर को, और वो प्लस माइनस में है तो वो अपना साइन हमेशा चेंज कर लेगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे प्लस में है उसको उधर जाके माइनस होना पड़ेगा. मैं आपको क्या कह रही हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे 4 प्लस, जैसे मान लिया ये 4 है, मैंने यहाँ पे इसको +2 कर दिया और ये भी 6 हो गया, ये 6 हो गया. ठीक है, इधर भी मैंने +2 किया. अब ये 2 यहाँ पे है. अगर मैं इसको अब इक्वल लिखना चाहती हूँ और 2 को मैं उधर लेके जाना चाहती हूँ, अगर ये 2 उधर जाके भी ऐड हो गया तो 4 इक्वल टू 8, ये गलत नहीं हो जाएगा? है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा ना. लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. लेकिन अगर इसी 2 को मैं यहाँ पे माइनस का कर दूंगी, सिंस ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर जाके ये नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा विच गिव्स यू वैल्यू ऑफ इक्वल टू 4. दैट इज which gives left hand side is equal to your right hand side. ओके, सो इसी वजह से जब भी साइंस जो हैं बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हैं इक्वेलिटी का साइन, तो अपना अपोजिट साइन ले लेते हैं वो उधर जाके, ताकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें या बैलेंस कर सकें. जो इक्वेशन बैलेंस है वो बैलेंस ही रहे, उसकी वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड ना हो. इस वजह से ऐसा किया जाता है कि वो जो है अपना साइन चेंज कर लेते हैं. ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, विच इज योर होमवर्क, यू कैन से योर रेंटल वर्क. रेंटल वर्क देते हो ना, रेंटल, जब रेंट पे रहते हो तो आपको रेंट के लिए पे करना पड़ता है, तो आप ये समझ लो कि आपका रेंटल वर्क है. ओके,
देखो इसने क्या कहा है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। कोई भी 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपके लिए कोई भी 10 डाटा है, 10 डाटा मतलब 10 तरह का डाटा है, उन 10 तरह के डाटा का जो मीन है वो आपका 40 कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है 40 है। बट उसने कहा कि एक जो वो है ना इंफॉर्मेशन, वो गलत कॉपी कर ली गई है, उसको 15 लिख लिया गया है, ठीक है, 145 नॉट 15 ना, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेगा 45। हाँ, इट इफ रॉन्गली कॉपीड एज 45 फाइंड द करेक्ट मीन। अगर मतलब एक जो स्टेटमेंट है उसको रीचेकिंग पे पाया गया कि जो वैल्यू है वो 45 थी, इफ वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 45, उसको 15 लिख दिया गया है मैंने ना, इट वॉज रॉन्गली, if it was detected on checking that 45 was copied as 15, ठीक है, तो फाइंड द न्यू मीन ऑफ द डाटा, करेक्ट मीन, ठीक है, आपको करेक्ट मीन निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जो 45 है उसको 15 लिख लिया गया, तब मीन 40 आया है, यानी कि हमारे पास नंबर 45 था डाटा और मैंने उसको 15 लिख लिया, तो 30 की वैल्यू का डिफरेंस आ गया ना, समझ रहे हो इस बात को। यानी कि इसने कहा कि 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 40 आया है, तो बाय 10 बराबर 40, तो 40 से 10 जाके मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा है कि हमने देखा कि ये जो है 30 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो उस 400 में उस 30 को ऐड कर देंगे, विच बिकम्स 430, और जब उसको 10 ऑब्जर्वेशन के लिए निकालेंगे, सो और न्यू मीन विल बी 3। वैसे भी 30 के डिफरेंस को 10 ऑब्जर्वेशन में बांटेंगे, 30 को 10 में बांटेंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो 3 से बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, मीन, तो 40 से कितना हो जाएगा, 43। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इफ़ यू जेन्युइनली लाइक द वे ऑफ टीचिंग, जेन्युइनली लाइक माय चैनल, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमेशा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ें कि आपको ये कैसा लग रहा है, आपको कैसा, क्या आप मैथ्स में इसके बाद कुछ डिफरेंस महसूस कर पा रहे हो, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।